हेलो क्लास नाइन्थ। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस से। चैप्टर नंबर 2, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। तो हमने डिस्कस किया कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो मेन जो नेशनल फॉरेन पॉलिसी का जो मेन एजेंडा है वो है डिफेंस। हमारी डिफेंस मजबूत हो, हमारी सवर्निटी संप्रभुता बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे और हमारा डेवलपमेंट हो। तो डिफेंस डेवलपमेंट, और वो कैसे होगा? डिप्लोमेसी से होगा। और डिप्लोमेसी माने फॉरेन पॉलिसी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये 3D फार्मूला दिया था, डिफेंस, डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी। ये तीनों पे जब हम काम करते हैं तो देश तरक्की करता है। और डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? एक तरह से फॉरेन पॉलिसी। तो इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है डिफेंस और डेवलपमेंट, और उसके लिए क्या करेंगे? हम डिप्लोमेसी करेंगे। तो उसे हम कहते हैं नेशनल फॉरेन पॉलिसी। ये जो एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है इंडियन सिविल सर्विस का, उसमें ज़्यादातर लोग आईएएस बनते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद के कुछ लोग आईपीएस बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसकी जैसी रैंक आती है। लेकिन इस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में सबसे जो टॉप की पोस्ट होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसका नाम है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अभी आईएफएस क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। इसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू, वो बनते हैं दूसरी कंट्रीज में एम्बेसडर। यानी आपको एक तरह से वर्ल्ड टूर का टिकट मिल जाता है कि आप पूरी ज़िंदगी इंडिया से बाहर रहेंगे, कभी स्वीडन में, कभी नॉर्वे में, कभी रशिया में, कभी फ्रांस, कभी जापान। तो आपका ट्रांसफ़र है वो नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कि भारत की जहाँ जहाँ एम्बेसीज हैं वहाँ आपको भेजा जाएगा, काउंसलेट है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो कभी आप मॉरिशस में काम करेंगे, कभी अमेरिका में, कभी, तो आपको एक तरह से पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है। तो इसमें क्या है? एम्बेसडर बनते हैं, हाई कमिश्नर बनते हैं, काउंसल जनरल बनते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन बनते हैं और फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये सब इंडियन फॉरेन सर्विस में आएगा। और ये टॉप के जो बच्चे होते हैं जो उसमें अपनी अच्छी रैंक लाते हैं इंडियन सिविल सर्विस में, उनको ये चांस मिलता है। उसके बाद आईएएस आते हैं। यानी आईएएस से भी अगर एक कदम ऊपर देखें तो आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऐसा ही एक और भी आईएफएस, उसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस माने भारतीय वन सेवा, आपको जंगलों में काम करना है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अब अगर आप इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे तो उससे टॉप पे है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, फिर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस, फिर है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, और फिर आएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आई होप कि इन फ्यूचर सम ऑफ माई स्टूडेंट विल बी इन इंडियन फॉरेन सर्विस, दे विल बी एम्बेसडर। तो चलिए वापस चलते हैं जहाँ हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। तो ये डिप्लोमेसी को डील करने के लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, और वो एक्सपर्ट्स हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉई होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टॉप थिंक टैंक होते हैं। तो ये जो एम्बेसडर्स हैं, इंडियन एम्बेसडर्स दुनिया भर के अलग अलग देशों में, वो हमारी स्टैंड को वहाँ पे रखते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी? तो सबसे पहला तो है जोग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, आपकी इकोनॉमी, नेशनल लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे मोदी का थोड़ा एक एक्सेप्टेंस है पूरे वर्ल्ड में एज ए गुड लीडर। डू यू एग्री? यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई नॉट? राइट इन डिटेल। In order to increase the economic power of nation, instead of focusing on elimination of poverty, efforts should be made to increase the wealth and buying capacity of people. तो इसका क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है
तो आपको इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी को हटाने की जगह आप क्या करो, वेल्थ को बढ़ाओ, बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ाओ। लेकिन बिना पॉवर्टी को हटाए हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो पॉवर्टी को हटाना भी जरूरी है, लोगों के पास वेल्थ हो और उनकी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़े, तब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं, द पर्सन होल्डिंग पोजिशंस ट्राई टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी एंड टू improve upon it. For example, Pandit Jawaharlal Nehru contributed the policy of alignment to India foreign policy. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed a great deal to improving Sino-Indian relation. ठीक है, तो नेहरू ने क्या किया कि हम कोल्ड वॉर में ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ, हम अपना नॉन अलाइनमेंट बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनके टाइम पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ सिनो इंडियन। अब ये सिनो इंडियन रिलेशन क्या है उसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिनो इंडियन रिलेशन का मतलब है चाइना इंडिया रिलेशंस, आल्सो कॉल्ड सिनो इंडो रिलेशंस और इंडियन चाइनीज रिलेशन, refers to the bilateral relationship between the People's Republic of China, यानी चाइना का पूरा नाम सही से क्या है, PRC है, People's Republic of China and the Republic of India. Although the relationship has been cordial, there have been border disputes. border disputes है लेकिन हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस आपस में चलता है। तो ये मेन चीज क्या है, मेन है इंडो चाइना का, एंड इट इज कॉल्ड सिनो। द प्रीफिक्स सिनो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिनाई व्हिच मींस लैटिन नेम फॉर चाइना। तो सिनो एक लैटिन नेम है चाइना का, तो ये क्या हो गया सिनो। सिनो माने चाइनीज और इंडियन, तो आपको पता ही है। तो चाइना और इंडिया रिलेशनशिप ऑन टर्म्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया वो उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो सिनो रिलेशन से आपको समझ में आ गया, चाइनीज इंडियन रिलेशनशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हर एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, लुक ईस्ट की पॉलिसी चालू की किसने, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ने कंटिन्यू की। एफर्ट्स टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मोदी गवर्नमेंट किया कि बढ़ना चाहिए, यहाँ भी मोदी गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने का जो मेन था वो सिनो और पाकिस्तान के साथ पीस करने का था। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी को लाने का और श्रीलंका में आसपास के जो देश थे उनमें पीस मेंटेन करने के लिए। इंदिरा गांधी पॉवर्टी हटाओ और मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेजी से करो। तो ये सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, कुछ सभी से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट गॉड्स। तो प्राइम मिनिस्टर से भी गलती हुई है उस जमाने के, तो उसको बाद में लोग क्रिटिसाइज करते हैं 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन उस जमाने में उनको जो सही लगा उन्होंने किया। ठीक है, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, इन सब का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दूसरे कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब ये हमारी वहाँ पे क्या एक रेपो बनाते हैं, रेपुटेशन बनाते हैं, हमारी बात को वहाँ कन्वे करते हैं, उन लोगों को वहाँ पे कन्विंस करते हैं कि भाई मोदी जी आ रहे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए आपकी कंट्री के साथ, हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दोगे। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी में को पूरा शेप देने में। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये बहुत पहले पहुंच जाते हैं, जैसे जो भी हेड ऑफ द नेशन पहुंचने वाला है उससे पहले सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी मंत्री हैं और जो भी ये इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हैं, पूरी की पूरी सब पूरा प्लान, पूरा सेटअप सब तैयार करके रखते हैं, क्या बात होनी है, किस चीज़ पे साइन होना है, कौन सी डील पे पिक्चर क्लियर करनी है, ये सब पूरा फाइनलाइज हो जाता है पहले ही। The administrative officers collect information needed to shape the foreign policy. They analyze it and they give appropriate advice based on it. The National Security Advisor also completes this task. और कोई भी समझौता हम अपनी डिफेंस के को खतरे में डाल के नहीं करते। डिफेंस हमारा पहले, हमारा डेवलपमेंट पहले,
उसके बाद यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उससे बिना हट किए हमें डील करना होता है दूसरे कंट्रीज से। ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज़ हमें अपने देश में चाहिए और उसको हम अपने देश में ना यूज़ करके उस दवाई को, इंजेक्शन को दूसरे को देने लगे। पहले हमारे लोग सबसे पहले हैं, उसके बाद हम दूसरे की हेल्प करेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी का एक रहता है, हर कंट्री का रहता है। You are working as foreign secretary. The prime minister is going on visit to China as foreign secretary from Ministry of External Affairs. What topics will you suggest the prime minister for discussion? अगर आप खुद एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विस से आप अधिकारी बने हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं चाइना में, तो आप क्या क्या मतलब टॉपिक सजेस्ट करेंगे कि बात करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? और अभी के आज के टाइम पे क्या होना चाहिए? कोरोना का है तो चाइना के पास अगर कोई कोरोना की उन्होंने वैक्सीन तैयार की है तो उसके बारे में बात करें, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया वो बात करें। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसको नेगोशिएट करें कि भाई आपके सोल्जर थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा हमारे पीछे जाएंगे और इंटरनेशनल बॉर्डर को रेस्पेक्ट करेंगे। ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाएंगे, आपकी चाइनीज यहाँ इन्वेस्ट करेगी और यहाँ की वहाँ इन्वेस्ट करेगी। आप हमारे इंडियंस को वीज़ा और सहूलियत देंगे और हम आपके चाइनीज को देंगे। तो ये सब कॉमन एडा प्रोग्राम हो सकता है, कॉमन इंडियन प्रोग्राम के तौर पे ये सब बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं जो इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं, चाहे एम्बेसडर हैं, चाहे वो आपके सेक्रेटरी हैं या फिर जो भी लोग उसमें के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सब बताया गया कौन कौन है। फॉरेन सेक्रेटरी होता है, बेसिस के एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ वो अपॉइंटेड है। ठीक है, अब बाकी जो एक अगला टॉपिक है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो अभी तक जो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, हम लोगों ने पेज नंबर 65 पूरा डिस्कस कर लिया है, पेज 66 पूरा डिस्कस कर लिया है और 67 का भी हाफ पोर्शन, और यहाँ से हमें 67 का पोर्शन ये स्टार्ट करना है। तो इसका भी टाइम आएगा, है ना? तो आएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इस टॉपिक का टाइम आएगा, लेकिन कब? कल आएगा, कल हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।